हाँ, तो ये CH4 जो है इसको मीथेन कहते हैं। और जो ये O2 है ये डाई मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। और ये आपस में रिएक्ट करके एक CO2 गैस बनाते हैं। वाटर गैस वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है और हीट भी साथ में रिलीज होता है इस रिएक्शन में। रेस्पिरेशन जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं जो बेसिकली पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज है। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उनके शरीर में मौजूद जो ग्लूकोज होता है जो एक्वस फॉर्म में होता है वो गैसेस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है CO2 H2O और एनर्जी रिलीज होती है। यदि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उससे जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एनर्जी भी शामिल होता है, जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है। इसीलिए ऑक्सीजन ह्यूमंस के लिए ज़रूरी होता है। इसको लिख देते हैं, ये ग्लूकोज है। ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच अ compound slips into two and more simple substance is called decomposition reaction। यानी जो decomposition reaction होता है, अब यहाँ से जो केमिकल रिएक्शन का ये दूसरा टाइप है। ओके, एक बार समराइज कर लेता हूँ। कंपोजिशन रिएक्शन का एक टाइप था एक्सोथर्मिक, और उसके कुछ हमने एग्जांपल देखे। फिर उसके बाद हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं। देखिए, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है पहला टाइप। इसके हमने एक स्पेशल केस देखा एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक के हमने 2-3 एग्जांपल देखे। अब इसका दूसरा टाइप चलता है केमिकल रिएक्शन का, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जो कॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसका अपोजिट फिनोमेना इसमें देखने को मिलता है। यानी कॉम्पोजिशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स जो है आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट आपस में जुड़ के नहीं, स्प्लिट होकर प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। यानी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक से ज़्यादा बनेगा। कॉम्पोजिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता था वो एक से ज़्यादा बन सकता था, लेकिन मेनली ज़्यादातर एक प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा बनता है। जैसे ए है, जो हमारा ए है वो दो प्रोडक्ट में स्प्लिट होता है। पहला है बी, दूसरा है सी। अब ये तो सिंपल सा, यानी सिंपल सा समझने के लिए ऐसे लिख रखा है। अभी एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें, स्पेशल एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम
हीट को पास करके कैरी आउट करवाते हैं, यानी जब हीट पास करते हैं तब ये रिएक्शन होती है, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय अप्लाइंग हीट। यानी कोई कंपाउंड है, जैसे कि देखिए एग्जांपल देखिए FeSO4, ये एक फेरस सल्फेट, एक ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो Fe2SO3 सॉलिड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ साइड प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे कि देखिए ये एक प्रोडक्ट था और इसके जब ये टूटा तो इतने सारे प्रोडक्ट हमें मिले, तो यानी ये स्प्लिट कर गया, यानी एक कंपाउंड स्प्लिट कर जाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिलता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है और ये इसका स्मेल जो होता है वो काफ़ी तीखा स्मेल होता है। ये हमारे नेचर में भी एग्जिस्ट करता है। SO3 सल्फ्यूरिक ऑक्साइड है, ये सॉरी सल्फेरस ऑक्साइड, SO3 गैसेज है ये सब। अब ये दूसरा एग्जांपल देखिए, CaCO3, ये लाइम स्टोन होता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्वेक लाइम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यानी हमारा रिएक्टेंट एक था लेकिन प्रोडक्ट जो है वो एक से ज़्यादा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये चीज़ होता है, लेकिन कॉम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट बहुत सारा होता है लेकिन प्रोडक्ट जो होता है वो एक हो सकता है और एक से ज़्यादा हो सकता है कई केसेस में। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा हमारा एक से ज़्यादा होगा, एक कभी नहीं होगा। ये तीसरा एग्जांपल देखिए, लीड नाइट्रेट है ये। इसको जब हम हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड हमें मिलता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ये नाम लिख रखे हैं हमने नीचे। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक स्पेशल टाइप है, यानी कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये दूसरा टाइप है। इसमें हम क्या करते हैं कि डिकम्पोजिशन होता है किसी कंपाउंड का थ्रू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करके। डेफिनेशन देखिए, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमारा जो वाटर होता है उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में टूट जाता है और ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, दोनों ही गैसेस फॉर्म में होते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये इस ट्यूब से निकलते हैं। ये हमारा एक प्लास्टिक मग है, इसमें हमने ये अपना सेटअप ले रखा है। ये जो पहला है ये ऑक्सीजन का रोड है और ये दूसरा है ये हाइड्रोजन का रोड है। होता क्या है ये इसके अंदर ग्रेफाइट रोड होता है, दोनों के अंदर, इसके अंदर भी होता है और इसके अंदर भी होता है। जो पहला वाला होता है हमारा, इस पहले वाले को हम कहते हैं कैथोड और ये दूसरे वाले को कहते हैं एनोड। देखिए देखिए ये हमारा एनोड होता है, ये हमारा कैथोड होता है। इसको कैथोड कहते हैं, इसको एनोड कहते हैं। यहाँ पे हम स्विच कनेक्ट करते हैं और इन दोनों को, कैथोड और एनोड को, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा एक बैटरी है। इस बैटरी को इन दोनों से कनेक्ट करते हैं, इस दोनों कैथोड और एनोड के वायर से। और जब हम बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है यहाँ से।
और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये रिलीज होने जाते हैं, और फिर ये जो वाटर है वो आयंस में टूटने लग जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही ये आयंस में टूटने लग जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस में वाटर टूटने लग जाता है। ये स्पेशल एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हिस्सा है। खाना खा ले। भेड़ी है क्या? भेड़ी है। खाना खा ले। अभी मैं सुनाई दिया। ये हमारा तीसरा टाइप है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? खाना खा ले। खाना पहले बोली थी खाना खा के सोने के लिए। The chemical reaction in which more reactive element displace less reactive element। नाम से हम समझ सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। एग्जांपल देखिए, आयरन और CuSO4। आयरन जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, CuSO4 एक्वस फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो कॉपर होता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। कॉपर क्या होता है? डिस्प्लेस्ड हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? बिकॉज लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए डिस्प्लेस्ड हो जाता है। और जब ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो आयरन यहाँ पे आ जाता है। आयरन क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर इधर जाता है और आयरन इधर आ जाता है। जो प्रोडक्ट बनता है जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमें FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन में मिलता है, और जो कॉपर होता है वो सॉलिड फॉर्म में निकल जाता है। इसका जो सेटअप होता है इस रिएक्शन का वो कुछ इस तरह होता है कि एक जगह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पे आयरन की नेल होती है। आयरन यानी Fe सॉलिड फॉर्म में होता है, आयरन नेल होता है, और जो कॉपर होता है वो यहाँ से डिस्प्लेस होने लग जाता है। यानी जो आयरन होता है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस करता रहता है, और धीरे धीरे जो आयरन होता है वो नेल से निकलते जाता है, और जो ये नेल होता है इसका कलर चेंज होता रहता है, कलर चेंज होते जाता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश। आयरन नेल क्या होता है? ब्राउन हो जाता है। ये ब्राउन क्यों हो जाता है? in which by the decomposition of a copper and blue color by decomposition of copper, blue color of CuSO4 changes to dirty green color due to the formation of FeSO4। होता क्या है कि यहाँ पे जो कॉपर होता है वो यहाँ पे आने लग जाता है, जिससे कि ये ब्राउन कलर का हो जाता है। यानी ये जो सॉल्यूशन है CuSO4 का सॉल्यूशन है, और ये जो नेल है ये आयरन नेल है।
तो यहाँ पे इसमें का जो कॉपर है वो कॉपर यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस करते जाता है। आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स होते जाता है और यहाँ से कॉपर जो है वो निकलने लग जाता है और आयरन नेल पे चिपक जाता है। और ये जो आयरन होता है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटाते जाता है और खुद इसके सॉल्यूशन में मिक्स होता जाता है, जिससे कि जो आयरन नेल होता है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है और जो सल्फेट सॉल्यूशन को यानी जो सॉल्यूशन है अब वो FeSO4 का सॉल्यूशन हो जाता है और जो ग्रीन कलर का हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर अनदर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जिंक और CuSO4 जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो मोर रिएक्टिव है, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। अभी हमने यहाँ पर देखा कि आयरन नेल पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होने लग गया था और जो आयरन है वहाँ से निकलने लग जाता था और सॉल्यूशन में जाके मिल गया था। तो आयरन जो है वो सॉल्यूशन में गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो जिंक जो है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो क्या होता है कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर निकल जाता है और जिंक यहाँ से सॉल्यूशन में चला जाता है और जिंक सल्फेट बनाता है। इसे हम जिंक सल्फेट कहते हैं। और यहाँ पे कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है, सॉलिड फॉर्म में कॉपर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली इसमें यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका उसी प्रोसेस को दो बार यहाँ पे रिपीट होता है, यानी स्टेप एक ही होता है लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस होने की वजह से डिस्प्लेस होने के बजाय दो एलिमेंट आपस में डिस्प्लेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम से हमें पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी दो एलिमेंट्स का आपस में डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए double displacement reaction, a reaction in which new compounds are formed by the mutual exchange of ions between two compounds, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। और ये म्यूचुअल एक्सचेंज किस तरह होता है देखते हैं। एग्जांपल देखिए, NO2SO4 एक्वस फॉर्म में है, सोडियम सल्फेट कहते हैं इसको, और BaCl2 बैरियम क्लोराइड। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं दोनों ही एक्वस फॉर्म में होते हैं, तो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है देखिए, देखिए ये जो NO2 है, NO2 जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और ये जो Ba है, ये जो बैरियम है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। यानी दोनों एलिमेंट्स जो है आपस में अपने प्लेसेस को चेंज करते हैं, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, और ये अपने पोजीशन को चेंज करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो प्रोडक्ट है बैरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको हम कॉमन सोल्ट कहते हैं, कॉमन सोल्ट। यानी बेसिकली इस रिएक्शन में दो एलिमेंट्स अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, या कह सकते हैं हम दो एलिमेंट अपने आयंस को चेंज करते हैं एक दूसरे के बीच में। और यहाँ पे जो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, यानी जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें आयंस जो होते हैं वो एक साइड सेटल हो जाते हैं और उस साइड से फिर कुछ आयंस दूसरे साइड सेटल होते हैं, यानी
दो प्लेसेस में आयंस एक्सचेंज होते रहते हैं। यानी यहाँ पे बैरियम सल्फेट के आयंस NH2 सल्फेट यानी सोडियम सल्फेट के साइड शिफ्ट होते रहते हैं। यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट का जो सोडियम है वो उसके आयंस बैरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में शिफ्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट फॉर्म होता है। यानी जो यहाँ पे बैरियम सल्फेट फॉर्म होता है प्रोडक्ट में, वो वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होता है, और इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यानी जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिए, वाइट precipitate of BaSF4 is formed is called the precipitation reaction। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि precipitation reaction क्या होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो लीड आयोडीन फॉर्म करते हैं जो येलो पीपीटी होते हैं। यानी पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसी को कहते हैं पीपीटी। और जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें लीड आयोडीन मिलता है प्रोडक्ट में। हुआ क्या यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा लीड है ये इससे रिएक्ट करता है और ये अपनी पोजीशन, यानी ये पोटेशियम के पोजीशन पर आता है और पोटेशियम जो है वो लीड के पोजीशन पर आता है। इस तरह याद रखिए, आपस में ये दोनों पोटेशियम और लीड अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो लीड आयोडीन बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये थर्ड एग्जांपल है। पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडीन, ये बेसिकली पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है और ज़्यादातर हमसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम आयोडीन बनाते हैं और पोटेशियम ब्रोमाइड बनाते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है। ये जो बैरियम है ये यहाँ डिस्प्लेस कर जाता है, और जो ये पोटेशियम है वो बैरियम के प्लेस पर डिस्प्लेस कर जाता है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा हो गया फिफ्थ टाइप। चलिए देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। यानी जो रिएक्टेंट होता है हमारा, जैसे ये हमारा रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्टेंट में हम, यानी ये जो साइड होती है रिएक्टेंट के साइड होती है,
ये रिएक्टेंट की साइड होती है। इस रिएक्टेंट के साइड में हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। अब जब ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसका एक और डेफिनेशन भी होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। या तो हम चाहे तो इसमें अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, यानी रिएक्टेंट में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। तो तब भी क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये तो ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दिया इसके साथ तो ये तो ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया किसी न किसी के साथ। और अगर हम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, यानी अगर इसका रिवर्स रिएक्शन होता है, अगर ये हमें रिवर्स में अप्लाई करते हैं तो इसका फिर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन देखते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो ऑक्सीडेशन होता है उसका अपोजिट प्रोसेस जो होता है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं, रिमूव किसको करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। यानी ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है तो तब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, यानी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से ऐड कर दिया तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे जो कॉपर है वो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, इससे हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दिया, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड किया तो इसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें से रिमूव कर दिया तो रिडक्शन कह दिया। और इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें जो फिजिकल स्टेट रखनी होती है, यानी जो कंडीशन होती है वो हीट की कंडीशन होती है, यानी हमें हीट सप्लाई करना होता है इस ऑक्सीजन इस रिएक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन CO इज reduced टू Cu। रिड्यूस होने का मतलब है कि उसका रिडक्शन हुआ है, उसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ओके, ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया वो। सिंपल सी बात है। पेपर में या जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हमें वाइफर्केशन करना आना चाहिए कि हमें कोई अगर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो उसका रिडक्शन हुआ है कि ऑक्सीडेशन हुआ है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वाइफर्केशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। और ये जब दोनों प्रोसेस एक साथ होता है तो इस प्रोसेस को हम
रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, so the oxidation and reduction take place together is called redox reaction। ये जो हमारा एग्जांपल था ना, इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, इसलिए हमने इस रिएक्शन को क्या कहा, रिडक्शन रिएक्शन, आई मीन रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है वो रियल लाइफ में कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कैसे रियल लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, किस तरह हमें सिचुएशन मिलता है जहाँ पे ये सब फिनोमिना देखने को मिलता है, किस तरह की सिचुएशन में ये सब फिनोमिना बेसिकली होती है। तो दो यहाँ पे फिनोमिना है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन का फिनोमिना देखने के लिए मिलता है, यानी दो ऐसे केसेस हैं, दो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन का फिनोमिना देखने को मिलता है। पहला जो फिनोमिना है वो क्रोजन का है। क्रोजन क्या होता है बेसिकली, देखिए corrosion, when a metal is exposed to moisture, air, acid for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal, I mean, sorry, which weakens the metal and also मेटल क्रोडेड। जो मेटल होता है वो क्रोडेड हो जाता है, मतलब उसकी जो रंग रूप है, यानी उसका जो रंग है वो भी ब्राउनिश कलर का हो जाता है। क्रोडेड हो जाने का मतलब होता है कि जो उसका कलर है वो ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है जब वो क्रोडेड हो जाता है। और ये जब होता है तो ये कब होता है, यानी किस तरह होता है ये, जब लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड। और ये लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड क्या होता है, ये देखिए आप क्या होता है। देखिए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड क्या होता है, देखिए जब आयरन और ऑक्सीजन जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जो कि एक आयरन का ऑक्साइड है, इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और जब ये फेरिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अभी मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के पर्पज से विदाउट बैलेंस लिख रहा हूँ उसको मैं। तो ये जो कलर चेंज करना पड़ेगा, देखिए H2O, O2 और आयरन, जब ये इन दोनों को तो मिलाकर कहते हैं कि हम ये फेरिक ऑक्साइड है। और जब ये फेरिक ऑक्साइड यानी ऑक्साइड जब हाइड्रेटेड हो जाता है, ये एक ऑक्साइड है, ये एक ऑक्साइड है,
किसका ऑक्साइड है? आयरन का ऑक्साइड है। अब ये आयरन का ऑक्साइड है, ये जब हाइड्रोजन से मिलता है तो ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाते हैं, यानी मॉइस्चराइज्ड ऑक्साइड। यानी जब ऑक्साइड वाटर के साथ, कोई भी ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड हो गया, बैरियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, कोई सा भी ऑक्साइड हो गया, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो गया, जब वो वाटर के साथ जुड़ जाता है तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है। ओके। जब ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड जब आयरन हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन जाता है, यानी हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो जाता है, यानी उस पर आयरन के ऊपर हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, तो उससे वो कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी वीक हो जाता है, और उससे वो कोरोडेड होने लगता है, टूटने लग जाता है। ये भी कह सकते हैं आप, टूटने लग जाता है। अब देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये जो भी मैंने बताया ये सारे एग्जाम्पल ऑफ किसके हैं? क्रोजन के एग्जाम्पल। अगर आप पेपर आपको या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल ऑफ दिस क्रोजन, आई मीन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन आर रस्टिंग ऑफ आयरन, black coating on silver surface and green coating on copper surfaces. क्रोजन कैन, जो क्रोजन होता है उसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन है ये, यानी डेली लाइफ में बहुत लोग इसको यूज़ भी करते हैं। क्रोजन को किस तरह प्रिवेंट किया जाता है? जैसे लोहे के यूटेंसिल्स होते हैं, जितने बहुत सारे यूज़फुल चीज़ें होती है, जैसे लोहे की गाड़ी होती है, बेसिकली लोहे की चैन हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लोहे की बनी होती है, उनको उनको जंग ना लग जाए, उसको जंग से प्रिवेंट करने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए हम बहुत सारे लुब्रिकेंट लगाते हैं। लुब्रिकेंट क्या होता है? जो उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचाता है। जैसे कि एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, इसमें एक लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है जिससे कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं और पेंट अप्लाई करते हैं। बेसिकली जो लोहे की चीज़ें होती है उसको पेंट अप्लाई करने से, यानी उसको पेंट करने से उससे ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाता है। फिर गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? सिल्वर प्लेटिंग करते हैं इसमें। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इसमें स्टील की प्लेटिंग करते हैं लोहे पे। रेंसिडिटी क्या होता है? ये हमारा ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ एग्जांपल का दूसरा एग्जांपल। रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ सॉल्ट, oxidation of fat, oil when exposed to air is known as rancidity। यानी क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, जब फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो खाने के पदार्थ होते हैं, खाने के सामग्री होती है, बहुत सारी जो खाने की चीज़ें होती है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, एयर से एक्सपोज होकर ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइज्ड होकर उसका जो टेस्ट होता है, जब ऑक्सीडाइज्ड होता है कोई भी चीज़, तो उसका टेस्ट जो होता है वो निकल जाता है उस चीज़ में से, उस सब्सटेंस में से उसका टेस्ट निकल जाता है जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और ये जब ऑक्सीडाइज्ड कोई सब्सटेंस जब होता है, जब वो एयर के प्रेजेंस में या एयर के कांटेक्ट में होता है, और इससे क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि इट लीड्स टू द बैड स्मेल और बैड टेस्ट ऑफ फूड। और इस चीज़ को बेसिकली प्रिवेंट किस तरह किया जाता है? खाने की चीज़ों को
ख़राब होने से बचाने के लिए किस तरह बचाया जाता है इसको, प्रिवेंट रेंसिडिटी किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला जो मेथड होता है वो है एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन को किसी सब्सटेंस में या किसी सब्सटेंस में रिएक्ट करने से रोकते हैं। प्रिवेंट ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तो उसको रोक देता है एंटीऑक्सीडेंट। एक और जो मेथड है, कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी जब तक कोई फूड सब्सटेंस एयर से कांटेक्ट में नहीं होगा तो वो ख़राब नहीं होता जल्दी। ख़राब तो हो जाता है लेकिन जल्दी ख़राब नहीं होता। तो उसको एयर से दूर रखते हैं, ऐसे कंटेनर में हम पैक करके रखते हैं जहाँ पे वो एयर पास ना हो पाए। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, यानी एयर, अगर हम किसी फूड सब्सटेंस को एयर के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब होगा। तो अगर हम उसको नाइट्रोजन के प्रेजेंस में रखें तो वो नहीं ख़राब होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा प्योर गैस है जो एयर जो होता है वो कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज होता है। एयर जो होता है कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज होता है जिसमें ऑक्सीजन भी होता है। और जब ऑक्सीजन होता है तो वो फूड सब्सटेंस से रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करता है जिससे कि फूड सब्सटेंस स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है यही रीज़न होता है कि वो ख़राब कर देता है फूड सब्सटेंस को। अगर हम इसको नाइट्रोजन में रखेंगे तो नाइट्रोजन तो एक प्योर गैस है जो कि फूड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज नहीं करता। और जब ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसका फिर टेस्ट भी सही रहेगा, वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होगी, ज़्यादा देर तक सही रहेगी। रेफ्रिजरेशन करते हैं, यानी उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं जिससे कि ऑक्सीजन उससे रिएक्ट ना करे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो गैसेज होती है वो ऑक्सीजन गैसेज वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे ऑक्सीजन गैसेज काफ़ी कम अमाउंट में होती है, ना के बराबर होती है, जिससे कि जो फूड सब्सटेंस होता है वो जल्दी स्पॉइल नहीं होता, ज़्यादा दिन तक हम उसको रख सकते हैं। तो ये थे हमारे डेली एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दैट्स ऑल।